हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, हमारा आज का यह वीडियो सी-टेट पेपर की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए है और आज के इस वीडियो में हम सी-टेट पेपर सेकंड की भाषा फर्स्ट हिंदी के पेपर को हल करने वाले हैं। तो मित्रों, जिन्होंने सी-टेट पेपर का फॉर्म भरते समय भाषा एक में हिंदी का चयन किया है, उनके लिए आज का वीडियो बहुत उपयोगी होने वाला है। तो निर्देश है, परीक्षार्थी भाग 4 प्रश्न संख्या 91 से 120 के प्रश्नों का उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा फर्स्ट का विकल्प हिंदी के रूप में चुना हुआ है। तो मित्रों, इसमें जो पेपर में सबसे पहले हिंदी के गद्यांश और पद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला जो गद्यांश है, नीचे दिया गया है निर्देश, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 91 से 99 के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको गद्यांश दिया रहेगा, उस गद्यांश को आपको अच्छे प्रकार से पढ़ना होगा। हमारा गद्यांश है, इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है, चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो। यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उनके लिए आत्मनिर्भरता का गुण अनिवार्य है। युवाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने बड़ों का सम्मान करें और छोटों से कोमलता का व्यवहार करें। यह बात आत्ममर्यादा के लिए आवश्यक है। नम्र होना एक बहुत बड़ा गुण है। नम्र होने का मतलब दब्बूपन से नहीं है। दब्बूपन की स्थिति में संकल्प क्षीण और प्रज्ञा मंद हो जाते हैं। आत्मनिर्भरता के साथ साथ उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, ये सभी हमारे चारित्रिक गुणों में समावेशित होने चाहिए। तो ये हमारा गद्यांश है। आइए अब प्रश्न देखते हैं और उनके उत्तर देते हैं। अभी हमने जो गद्यांश पढ़ा उस पर हमारा जो पहला प्रश्न है 91 पे, आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक है। तो जो अभी हमने पढ़ा उसमें से उत्तर बताना है। तो आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक है, तो उसके लिए मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। क्योंकि आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की बात की गई है यहाँ पर, जिसमें मानसिक स्वतंत्रता को आत्मसम्मान के लिए अत्यंत आवश्यक माना गया है। अब यहाँ पे आता है 92 नंबर का प्रश्न, मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए कौन सा गुण होना चाहिए। यहाँ पर आत्मनिर्भरता, समालोचनात्मकता, रचनात्मकता, सकारात्मकता, ये यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए हमें क्या आवश्यक, कौन सा गुण होना चाहिए। तो वो गुण है आत्मनिर्भरता। तो ये पहला इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, युवाओं से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की गई है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको वहां पर मिलेंगे, विकल्प दिए रहेंगे। दूसरों का अधिकार जताने की, अपनी महत्ता को दर्शाने की, बड़ों से बराबरी का व्यवहार करने की, छोटों से कोमलता का व्यवहार करने की। तो इसका उत्तर हो जाएगा छोटों से कोमलता का व्यवहार करने की। ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको गद्यांश के आधार पर ही देने हैं। अगला प्रश्न है, दब्बूपन की स्थिति किस परिणाम की ओर ले जाती है। तो विद्रोह, क्षीण संकल्प, उच्च विचार या तीव्र बुद्धि। तो इसमें जो गद्यांश में दिया है वो है क्षीण संकल्प, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न, आत्मनिर्भरता के साथ चरित्र में कौन से गुण आवश्यक माने गए हैं। तो ईमानदारी व करुणा, अनुशासन, सहृदयता, उत्साह, श्रद्धा, वीरता, नियमितता। तो इसका जो उत्तर होगा वो थर्ड वाला होगा, तीसरे वाला उत्साह और श्रद्धा। 96 नंबर का प्रश्न है, संस्कार शब्द से विशेषण बनेगा। तो संस्कार शब्द से संस्कारी विशेषण बनेगा। तो ये संस्कारी इसका उत्तर हो जाएगा। 96 नंबर का जो पहला नंबर का उत्तर हो जाएगा संस्कारी। 97वां हमारा प्रश्न है, परम आवश्यक का संधि विच्छेद है। तो परमावश्यक, तो परम आवश्यक, परम धन आवश्यक, जहां पर होगा परम धन आवश्यक, ये चौथा नंबर है परम धन आवश्यक। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, परम और आवश्यक।
98 नंबर का प्रश्न है, किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग करना सही रहेगा। अब यहाँ पर हम ता जोड़ेंगे तो ये जीवनता हो जाएगा, प्रज्ञाता में जोड़ेंगे प्रज्ञाता हो जाएगा, सम्मानता हो जाएगा। तो यहाँ सही नहीं है, तो सही कहाँ पर है, आवश्यकता। यहाँ पर ता जोड़ेंगे तो ये आवश्यकता सही शब्द बनेगा। तो ये वाला इसका उत्तर हो जाएगा, सेकंड वाला। अब आता है, मर्यादा पूर्वक जीवन से आशय क्या है। तो मर्यादा पूर्वक जो जीवन है उससे क्या आशय है। चार विकल्प यहाँ पर दिए हैं, सदाचारी जीवन, स्वतंत्र जीवन, स्वावलंबी जीवन और सार्थक जीवन। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो थर्ड वाला इसका उत्तर हो जाएगा, स्वावलंबी जीवन। क्योंकि मर्यादा पूर्वक जीवन से आशय है एक ऐसा जीवन जिसमें आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान हो। तो इसमें व्यक्ति खुद पर निर्भर होकर अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है और दूसरों पर निर्भर नहीं रहता, इसलिए स्वावलंबी जीवन इसका उत्तर सही रहेगा। अब जो हमारे प्रश्न संख्या 100 से 105 तक हैं, तो ये पद्यांश पर, एक कविता पर आधारित हैं। नीचे पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 100 से 105 के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। तो यहाँ पर हमारी एक कविता है, कविता हम देख लेते हैं। कविता है, जो मेरे पास नहीं था उसे ही मैं कविता में लाता रहा, जलप्रपात देवता पूर्वज बचपन के घर के सामने छूट गए, कठचंदन और बकोली के पेड़ मैं कविता में नहीं लाया, मोहल्ले की खुली हुई बदबूदार नालियां, कभी उफनता क्रोध कभी अचानक हुआ उल्लास, मैं कविता में बचा पाया जो मेरे पास नहीं था। यह भी एक मोहक भ्रम है कि कविता कुछ बचा पाती है, पर बचाकर होगा क्या, बस कविता जरूर भारी हो जाएगी। तो जो हमने अभी कविता पढ़ी उस पर हमारा अगला प्रश्न है, रचनाकार कविता में किसका चित्रण नहीं कर सका। किसका चित्रण नहीं कर सका, झरनों का, अपने क्रोध का, चंदन के वृक्ष का, पूर्वजों का, किसका चित्रण नहीं कर सका। तो वो अपने क्रोध का चित्रण नहीं कर सका, ये इसका उत्तर हो जाएगा, क्रोध का चित्रण नहीं कर सका। रचनाकार कविता में अपने क्रोध का चित्रण नहीं कर सका क्योंकि कविता में वह अपने भावनाओं और प्रकृति के अन्य पहलुओं का वर्णन करता है, लेकिन क्रोध की भावना को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाता है। तो अब 101 नंबर का जो प्रश्न है कि रचनाकार को किस प्रकार का भ्रम है। कविता द्वारा कुछ संरक्षित किया जा सकता है, कविता कुछ भी संरक्षित नहीं कर सकती, कविता में अलभ्य का ही चित्रण हो सकता है, कविता में सुलभ्य का चित्रण ही हो सकता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड वाला। सेकंड वाला मतलब दूसरे वाला, ये 2 नंबर का, कविता कुछ भी संरक्षित नहीं कर सकती। रचनाकार को ये भ्रम है कि कविता कुछ भी संरक्षित नहीं कर सकती, क्योंकि कविता हर भावना, विचार, अनुभव को पूर्णता के साथ व्यक्त करती है। यह भ्रम बताता है कि कविता में भावनाओं की गहराई को संक्षेप में नहीं बांधा जा सकता। अब आता है प्रश्न संख्या 102, रचनाकार द्वारा कविता में किसका चित्रण किया जाता रहा। उल्लास का, दुर्गंधपूर्ण नालियों का, जलप्रपात का, क्रोध का। तो कविता में एक जगह आया है जल प्रपात, तो इसका उत्तर हो जाएगा जलप्रपात का। अब प्रश्न संख्या है 103, रचनाकार ने कविता में क्या संजोने का प्रयास किया। किसी प्रकार का भ्रम, अपने अनुभव, अपनी इच्छाएं जो स्वयं उसके पास नहीं था। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, जो स्वयं उसके पास नहीं था। क्यों, रचनाकार ने कविता में उन चीजों को सजाने का प्रयास किया जो उसके पास नहीं था। तो यह दर्शाता है कि रचनाकार अपने विचारों और कल्पनाओं के माध्यम से उन भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है जो उसकी पहुंच से बाहर थी। अब अगला प्रश्न है कि कविता जरूर भारी हो जाएगी में कविता के भारीपन से क्या आशय है। तो कविता के भारीपन से आशय है कि कविता में भावों की गंभीरता हो जाएगी। तो इसमें इसमें ये दूसरे वाला, कविता में भावों की गंभीरता का होना, ये इसका उत्तर होगा। अब आता है प्रश्न संख्या 105, जल प्रपात का सामासिक विग्रह। इसको समास विग्रह करके बताना है कि इसमें क्या होगा, जल में प्रपात होगा, जल का प्रपात होगा, जल से प्रपात होगा, या जल का जल पर प्रपात होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो जल का प्रपात।
तो जल का, पानी का जो झरना होता है, जलप्रपात, उसको पानी के गिरने को, शब्द जल के गिरने को, प्रभावित होने की प्रक्रिया को ये दर्शाता है। तो यहाँ पर जल का प्रपात, ये वाला उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 106 है, भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो भाषा अधिगम केवल भाषा की पाठ्य पुस्तकों के पठन के माध्यम से होता है। मुद्रित समृद्ध परिवेश में भाषा अधिगम त्वरित गति से होता है, और विज्ञान और गणित के अधिगम के लिए भाषा अधिगम की आवश्यकता नहीं है। भाषा अधिगम अवचेतन रूप में घटित होता है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें दूसरे वाला कथन सही होगा। मुद्रित समृद्ध परिवेश में भाषा अधिगम त्वरित गति से होता है। मतलब जब बच्चे मुद्रित सामग्री से भरे परिवेश में होते हैं, मुद्रित मतलब छपा हुआ, तो वे शब्दों, वाक्यों, विचारों के संपर्क में तेजी से आते हैं, और इस प्रकार वातावरण भाषा अधिगम को गति देता है और उन्हें प्रभावी ढंग से भाषा समझने, उसकी उपयोग करने में मदद करता है। प्रश्न संख्या 107 है कि रोना, कूजन, बबलाना भाषा विकास के किस चरण अवस्था के उदाहरण हैं? भाषिक के हैं, पूर्व भाषिक के हैं, अभिव्यक्ति परक हैं, संदर्भात्मक हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा पूर्व भाषिक होगा, भाषा से पूर्व। यानी कि रोना, कूजन और बबलाना भाषा विकास के पूर्व भाषिक चरण के उदाहरण हैं। यह वह अवस्था है जिसमें शिशु अपनी भावनाओं और आवश्यकताओं को व्यक्त करने के लिए ध्वनियों का उपयोग करता है, लेकिन यह अभी तक व्यवस्थित भाषा या शब्दों के रूप में उसको ज्ञान नहीं होता। तो ये भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था इसको हम कहेंगे। तो प्रश्न संख्या 108 पे चलेंगे कि गर्वित अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों से हिंदी में बात करता है, पर जब अध्यापक उसे बुलाते हैं तो वह तुरंत अंग्रेजी में उत्तर देता है। यह किसका उदाहरण है? तो जब बच्चों से बात करता है तब तो हिंदी में बात करता है, लेकिन जैसे गुरुजी सर उसको बात करने के बुलाते हैं तो वो अंग्रेजी में बात करता है। तो इसको बोलेंगे हम कोड अंतरण। ये नंबर 4 हो जाएगा, कोड अंतरण। तो प्रश्न में जो दिया गया उदाहरण है उसमें जो है ये कोड अंतरण का उदाहरण है, जिसमें व्यक्ति विभिन्न सामाजिक भाषाई संदर्भों के अनुसार भाषा के बीच में परिवर्तन करता है, तो इसे कोड अंतरण कहते हैं। प्रश्न संख्या 109 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? इस चीज को देख लेना, नहीं है शब्द बोला है तो सामाजिक अंतक्रिया, सहारा देना, निकट विकास का क्षेत्र या भाषा अर्जन उपकरण। तो ये ही इसका अंतिम वाला भाषा अर्जन उपकरण, ये इसका सही उत्तर होगा। अब आता है प्रश्न संख्या 110। प्रत्येक पाठ्यक्रम अधिगम प्रतिफलों के बारे में उल्लेख करता है, जिसका तात्पर्य है पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु को ध्यान में रखना, शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन, सभी पाठों को पूरा करना, अध्यापक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन। तो इसका जो दूसरे वाला है शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन, ये इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो पाठ्यक्रम अधिगम प्रतिफलों का मुख्य उद्देश्य केवल पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु को ध्यान में रखना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षार्थियों के व्यवहार में सकारात्मक और मापने योग्य परिवर्तन आए। अधिगम परिणाम शिक्षण प्रक्रिया के प्रभाव को दर्शाते हैं और ये दिखाते हैं कि छात्र ने कितना सीखा और इसे अपने जीवन में कैसे लागू किया। तो प्रश्न संख्या 111 पे चलते हैं। 111 है कि अपने फोन की संपर्क सूची में किसी का फोन नंबर ढूंढना किसका उदाहरण है? बारीकी से पठन, सर्वेक्षण, समीक्षा या सरसरी तौर पर पठन। तो इसका जो सही उत्तर है वो सरसरी तौर पर पठन हो जाएगा, क्योंकि अपने फोन की संपर्क सूची में किसी का फोन नंबर ढूंढना जो है, इसमें व्यक्ति तेजी से जानकारी की खोज करता है, केवल आवश्यक जानकारी जैसे नाम, नंबर पर ध्यान केंद्रित करता है, बिना पूरी सूची का गहन अध्ययन किए बिना। तो ये इसका सरसरी तौर पर ये वाला इसका उत्तर हो जाएगा। अब हमारा प्रश्न है 112 नंबर का। बच्चों को नए शब्दों के अर्थ सीखने के स्थान पर उन्हें संदर्भ में नए शब्द देने का क्या परिणाम
हो सकता है। बच्चों को भ्रमित करेगा, या शब्द की बेहतर समझ बनाने में मदद करेगा, या कंठस्थीकरण को समुन्नत करेगा, या समय की बर्बादी होगी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आप अनुमान लगाएं। इसका सही उत्तर मेरे हिसाब से दूसरे वाला, शब्द की बेहतर समझ बनाने में मदद करेगा। क्यों? क्योंकि उनके संदर्भ में नए शब्द देना उनकी समझ को गहरा बनाता है। संदर्भ के माध्यम से बच्चे शब्द के उपयोग, भाव को सही तरीके से समझ पाते हैं। अब आता है प्रश्न संख्या 113। लेखन का वह कौन सा प्रकार है जिसमें लेखक बहुधा स्वयं को एक पात्र, कभी नहीं भी, के रूप में प्रस्तुत करता है और वृत्तांत सुनाता है? तो इसमें वृत्तांत सुनाता है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वृत्तात्मक हो जाएगा। वृत्तात्मक, ये नंबर 4 वाला हो जाएगा, वृत्तात्मक। तो लेखन का वो प्रकार जिसमें लेखक घटनाओं और अनुभवों को कालक्रमानुसार क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करता है, उसे वृत्तात्मक लेखन कहते हैं। प्रश्न संख्या 114 है कि आप चाहते हैं कि आपकी कक्षा के विद्यार्थी अधिक से अधिक प्रतिभागिता दर्ज करें। इस उद्देश्य के लिए आप किस विधि का अनुपालन करेंगे? चर्चा का करेंगे, प्रदर्शन का करेंगे, आदर्श पठन का करेंगे, या सस्वर काव्य पाठ का करेंगे? तो इसमें हम चर्चा करेंगे। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, चर्चा। तो कक्षा में मतलब विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता दर्ज करने के लिए एक चर्चा जो है एक प्रभावी विधि है। चर्चा के माध्यम से विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त करते हैं और अन्य छात्रों से सीखते हैं, विषय की गहराई से समझने के अवसर पाते हैं। तो ये इस विधि में सभी छात्र शामिल हो जाते हैं और एक वातावरण बनता है जिससे कि सभी छात्रों की अधिक से अधिक प्रतिभागिता दर्ज हो जाती है। अगला प्रश्न है 115। एक श्रोता किसी बात को सुनते समय विशेष या सूक्ष्म विवरणों को सुनता है तथा समश्रोतीय शब्दों और शब्द क्रम प्रतिमानों की पहचान करता है। इस श्रवण प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? इसको बॉटम अप प्रक्रियाएं बोलते हैं, शीर्ष अधोगामी टॉप डाउन प्रक्रियाएं बोलते हैं, निष्कर्षात्मक बोलते हैं, या रेखीय प्रक्रियाएं बोलते हैं। तो इसको कौन सी प्रकार की प्रक्रियाएं बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे हम पहले नंबर की, बॉटम अप प्रक्रियाएं। तो इसमें श्रोता किसी बात को सुनने के दौरान छोटे घटकों जैसे शब्द, शब्द क्रम, व्याकरणिक संकेतों को पहचानता है और इनसे व्यापक अर्थ का निर्माण करता है। यह श्रवण प्रक्रिया निचले स्तर के संकेतों जैसे ध्वनियां, शब्दों से शुरू होती है और धीरे धीरे उच्च स्तर के अर्थ तक पहुंचती है। तो उसे बॉटम अप अभिक्रिया बोलेंगे। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा 116 नंबर का प्रश्न है। लघु कथा कहते समय पठन के दौरान की कौन सी गतिविधि होगी? लघु कथा कह रहे हैं, उसमें पठन के दौरान कौन सी गतिविधि होगी? शिक्षार्थी कहानी की घटनाओं के बारे में अनुमान लगाते हैं, शिक्षार्थी दो दो के जोड़ों में पठन करते हैं, एक दूसरे को पढ़कर सुनाते हैं, शिक्षार्थी कथाकार के जीवन संबंधी विवरणों की चर्चा करते हैं, या अध्यापिका नए शब्दों के अर्थ पूछती है और उन शब्दों से वाक्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो इसमें पहला ही नंबर सही हो जाएगा, शिक्षार्थी कहानी की घटनाओं के बारे में अनुमान लगाते हैं। क्योंकि लघु कथा पढ़ते समय पठन के दौरान ऐसी गतिविधियां शामिल की जाती हैं जो छात्रों को कहानी की घटनाओं के आधार पर अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। यह उनकी कल्पना शक्ति को बढ़ावा देता है और कहानी को गहराई से समझने में मदद भी करता है। तो यह प्रक्रिया उनकी आलोचनात्मक, सृजनात्मक सोच को भी विकसित करने में मदद करती है। 117 नंबर का प्रश्न है कि किसी एक कक्षा में आप प्रश्न पूछने के स्थान पर विद्यार्थियों को एक संक्षिप्त पाठ्य सामग्री देकर उस पर आधारित प्रश्न बनाने के लिए कहते हैं। इस कार्य का क्या उद्देश्य है? आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी कुशलतापूर्वक प्रश्न निर्माण करें, प्रश्न बनाने के अपने काम में उनकी मदद लेना,
अपने शिक्षार्थियों को यह अनुभव करवाना कि प्रश्न बनाना कितना कठिन कार्य है, या अपने शिक्षार्थियों के विश्लेषणात्मक और समालोचनात्मक चिंतन का संवर्धन करना। तो इसका यही अंतिम वाला सही हो जाएगा। क्या? अपने शिक्षार्थियों के विश्लेषणात्मक और समालोचनात्मक चिंतन का संवर्धन करना। तो शिक्षा विद्यार्थियों को पाठ सामग्री के आधार पर प्रश्न बनाने के लिए प्रेरित करना, उनके विश्लेषणात्मक और समालोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने का उद्देश्य इसमें रखा गया है। प्रश्न संख्या 118 पे चलेंगे। 118 नंबर का प्रश्न है, भाषा आकलन का उद्देश्य किसका मापन करता है? तो प्रत्येक शिक्षार्थी ने अपने सहपाठी की तुलना में कितना सीखा, विद्यार्थियों के समग्र या योगात्मक उपलब्धि, शिक्षार्थियों की भाषा उपलब्धि, या शिक्षार्थियों की भाषिक निपुणता। तो इसका उत्तर यही अंतिम वाला हो जाएगा, शिक्षार्थियों की भाषिक निपुणता। तो भाषा आकलन के उद्देश्य शिक्षार्थियों की भाषिक निपुणता को मापते हैं, जिसमें उनकी भाषा का सही और प्रभावी उपयोग करने की क्षमता शामिल होती है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 119 और 120। तो हमारा प्रश्न संख्या 119 है, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग का क्या उद्देश्य है? शिक्षार्थियों को अधिगम कार्य में संलग्न करना, शिक्षार्थियों के अधिगम प्रतिफलों के प्रति आशान्वित होना, कक्षा में अनुशासनहीनता को कम करना, और शिक्षार्थियों का कक्षा में ध्यान आकर्षित करना। तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर ये पहले वाला हो सकता है, शिक्षार्थियों को अधिगम कार्य में संलग्न करना, क्योंकि शिक्षण अधिगम सामग्री का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों के अधिगम कार्य में संलग्न करना और उनकी रुचि बनाए रखना है। यह सामग्री उनके सीखने की प्रक्रिया को क्या करती है? सरल और प्रभावी बनाती है। हमारा अंतिम प्रश्न है भाषा फर्स्ट हिंदी का अंतिम प्रश्न 120 नंबर का। 120वां जो प्रश्न है, आपकी एक विद्यार्थी अपनी प्रिय पुस्तक उठाती है और अक्सर उसके चित्रों को संकेत के रूप में प्रयोग करते हुए कहानी पुनः कहती है। यह किसका उल्लेख है? तो उद्गामी पठन अवस्था, ध्वन्यात्मक, वाक्यगत और वृत्तात्मक जागरूकता। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है उद्गामी पठन अवस्था। तो उद्गामी पठन अवस्था, जब विद्यार्थी अपनी प्रिय पुस्तक उठाकर चित्रों और संकेतों का उपयोग करते हुए कहानी को पुनः कहता है या कहती है, तो यह उद्गामी पठन अवस्था का उदाहरण होता है। इस अवस्था में बच्चे कहानी या सामग्री को समझने और अभिव्यक्त करने के लिए शुरुआती संकेतों, चित्रों का सहारा लेते हैं, और यह भाषा और पठन कौशल के प्रारंभिक विकास का संकेत होती हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने सीटेट पेपर 2 एग्जाम के प्रथम भाषा, जो पहली भाषा फर्स्ट हिंदी के प्रश्न पत्र को यहाँ पर हमने हल करने का प्रयास किया। ये हमारा प्रयास था, इसको हमने यहाँ पर प्रयास किया इसको हल करने का। तो मित्रों, यदि आपको सीटेट की भाषा सेकंड हिंदी चाहिए, उसका वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।